जय हिंद दोस्तों। 1991 का साल है। पब्लिक में एक न्यूज़ आती है कि देश के पास 3 वीक का फॉरेन एक्सचेंज भी मौजूद नहीं है और इस न्यूज़ के बाहर आते ही कंडीशन बद से बदतर हो जाती है। मुंबई से एक 4 टन प्लेन इंडिया का 67 टन सोना लेकर रवाना होता है इंग्लैंड के लिए, ताकि सोना गिरवी रखकर कुछ लोन लिया जाए जिससे देश का खर्चा चल सके। कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि लोगों का यहाँ तक कहना था कि इंडिया को अब बैंकक्रफ्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन दोस्तों अगले कुछ सालों में ऐसा भयंकर टर्न अराउंड देखने को मिलता है कि दुनिया देखती रह जाती है। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाती है। लेकिन दोस्तों ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? कौन है हमारी इस कहानी का असली हीरो? चलिए जानते हैं 1991 क्राइसिस की पूरी हकीकत आज के इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों 1991 का क्राइसिस इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक डे में गिना जाता है। लेकिन दोस्तों इसकी असल शुरुआत आज़ादी के साथ 1947 में ही हो गई थी, जब सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसने देश को डेवलपमेंट से कोसों दूर रखा और जिसका नतीजा हमें 1991 का क्राइसिस देखने को मिला। पहली मिस्टेक जो इंडिया ने आज़ादी के बाद अपनी पॉलिसी में की, नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी विदेशी कंपनी भारत में इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं कर सकती थी और इस पॉलिसी के पीछे एक सीधा सा रीज़न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर 200 सालों तक राज किया। इसीलिए सरकार को ये डाउट था कि कोई विदेशी कंपनी फिर से भारत को अपना गुलाम नहीं बना ले और इसी के चलते इस पॉलिसी को लाया गया था। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा गलत पॉलिसी थी जिसने देश को सालों तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट से दूर रखा। अब दोस्तों इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आने दिया जा रहा है तो ये जिम्मेदारी होती है सरकार की कि सरकार देश में भारी स्पेंडिंग करे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए, बड़ी बड़ी PSUs बनाए जिससे इकोनॉमी को किक स्टार्ट किया जाए और गवर्नमेंट के पास में पैसा आ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार ये भी काम नहीं करती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और रास्ता होता है कि अगर देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आने दिया जा रहा है और सरकार भी भारी स्पेंडिंग नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को ओपन अप कर दे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, जिससे देश के लोग बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और फैक्ट्री वगैरह लगाकर प्रोडक्शन कर सके और डेवलपमेंट देश में आ सके। लेकिन लगता है सरकार ने ये ठान ही लिया था कि देश को डेवलप होने ही नहीं देना है, क्योंकि 1950 में गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई जिसे लाइसेंस राज कहा जाता है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी भी प्राइवेट कंपनी को फैक्ट्री लगाकर प्रोडक्शन करने से पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है, जो कि नॉर्मल है। लेकिन इस लाइसेंस को लेना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इस लाइसेंस को लेने के लिए गवर्नमेंट की 80 एजेंसी से परमिशन लेनी होती थी। आप खुद सोचकर देखो कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सरकार के 80 अलग अलग ऑफिस में जाकर अप्रूवल लेना पड़े तो ये काम कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर एक ने भी अप्रूवल नहीं दिया तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस परमिशन को लेने में लोगों के पसीने छूट जाते थे। और इतना ही नहीं बल्कि लकीली अगर आपको ये परमिशन मिल भी गई तो आप उतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं जितना कि सरकार आपसे कहेगी। यानी कि मान लो आपकी एक कार फैक्ट्री है और मार्केट में हर साल 10,000 कार की डिमांड होती है, लेकिन आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के 10,000 कार नहीं बना सकते हैं। अगर सरकार आपसे कहेगी कि आप साल में 1000 कार ही बना सकते हैं तो आपको 1000 कार ही बनानी होगी, ना कि मार्केट के अकॉर्डिंग 10,000 कार। और ये सब पॉलिसी इतनी ज़्यादा बेकार थी कि इन्हें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे उस समय की गवर्नमेंट साथ ही नहीं थी कि देश में डेवलपमेंट हो। और यही कारण है कि 1991 से पहले देश में कुछ ही बड़े प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद थे, क्योंकि बाकी के लोगों को आगे आने से पहले ही ऐसी बेकार सी पॉलिसी दबा कर रख देती थी। पॉलिसी के बाद बाकी की बसी खसी कसर निकाल दी 1962, 1965 और 1971 के वॉर ने, जिसने इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी इफेक्ट किया। और आप और हम सब लोग जानते हैं कि जो देश युद्ध लड़ता है
उसे हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। अब यह तो लॉन्ग टाइम रीजंस थे जिसने देश को इकोनॉमिकली अंदर से खोखला कर दिया था। लेकिन अगर 1991 क्राइसिस के टेम्परेरी रीजंस की बात करें तो अगस्त 1990 में गल्फ वॉर शुरू होता है। अमेरिका के अंडर में 34 देश आपस में युद्ध करते हैं, जिसमें इराक, कुवैत और सऊदी अरब जैसे देश मौजूद थे, जहां से इंडिया तेल इंपोर्ट करता था। और इस गल्फ वॉर के कारण तेल के प्राइस काफी ज्यादा हाई हो गए। साथ ही इस वॉर के कारण इंडिया से बाहर जो गल्फ कंट्रीज में लोग जॉब करते थे, वो भी इन देशों से वापस इंडिया लौट रहे थे। और उनके वापस इंडिया लौटने से दो चीजें हो रही थी। एक तो जो बाहर नौकरी करते थे, वहाँ से जो पैसा आता था वो बिल्कुल ही बंद हो गया था। और दूसरा, वहाँ पर जॉब करने वाले लोग वापस इंडिया लौट रहे थे, तो इंडिया को ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ रही थी और तेल और बाकी चीजें ज्यादा महंगे दामों पर खरीदनी पड़ती हैं। इसीलिए 1991 में जो पेट्रोल इंपोर्ट का बिल $2 अरब होने की उम्मीद थी, वो लगभग 3 गुना ज्यादा हो गया, $5.7 अरब, जिससे भारत का फॉरेन रिजर्व तेजी से खाली हो रहा था। इतना ही नहीं बल्कि देश में पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलती है, क्योंकि 1989 के जनरल इलेक्शन में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 197 सीट्स मिलती है, लेकिन वो बहुमत से पीछे थे और राजीव गांधी गठबंधन की सरकार बनाने से साफ इनकार कर देते हैं। तो दूसरी मेजोरिटी थी जनता दल की, जिनको 143 सीट्स मिली थी और बीजेपी को मिलती हैं 85 सीट्स। और जनता दल और बीजेपी दोनों मिलकर गठबंधन की सरकार बनाते हैं और पीएम बनते हैं वीपी सिंह। लेकिन दोस्तों, ये गठबंधन की सरकार ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसे काफी लंबा खींचा जा सकता है। लेकिन 1989 में सरकार बनने के लगभग 11 महीनों के बाद 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर दिया जाता है और इसी के चलते बीजेपी जनता दल से अपना समर्थन वापस ले लेती है और 10 नवंबर 1990 को ये गठबंधन की सरकार भी टूट जाती है। और इस बात को मैंने बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है मेरे राम मंदिर वाले वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वापस लौटते हैं अपनी स्टोरी पर। तो 10 नवंबर 1990 को गठबंधन की सरकार टूटने के बाद देश में मई 1991 को इलेक्शन होने की घोषणा होती है। लेकिन इलेक्शन करवाने में अब तक 7 महीने बाकी थे और इन 7 महीनों के लिए देश में चंद्रशेखर की केयर टेकर सरकार रहती है। और इसी दौरान भारत का फॉरेन एक्सचेंज खाली हो गया था और तब एक ऐसा फैसला लिया जाता है जिसने पूरे देश को शर्मसार करके रख दिया। आखिरकार मजबूरी में आकर भारत को अपना 67 टन सोना इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ता है, तब जाकर भारत को $2.2 अरब का लोन मिलता है। और फिर आखिरकार मई 1991 में इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस बहुमत के साथ में अपनी सरकार बनाती है और देश के पीएम बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव और देश के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन तब तक कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश है। लगभग $72 अरब का लोन है इंडिया पर। डॉलर के सामने रुपए की प्राइस 20% तक गिर गई है। देश में पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी है, भारी पॉवर्टी है, पूरा देश अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है। रिलीजन्स के नाम पर देश में राइट्स दंगे हो रहे हैं। देश के पास सिर्फ 20 दिन का फॉरेन रिजर्व है। देश का 67 टन सोना इंग्लैंड के पास गिरवी पड़ा है और पूरी कंट्री एक स्लम कॉलोनी बनी हुई है। कैसे इस देश को इस भयंकर क्राइसिस से निकाला जाए, और यहीं से शुरुआत होती है हमारी मिराकलस स्टोरी की, जिसके हीरो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनते ही वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को छूट देते हैं फाइनेंस में कि वो कैसे भी करके देश को इस क्राइसिस से बाहर निकाले। और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही तुरंत काम पर लग जाते हैं और 1991 का बजट पेश करते हैं। हालांकि ये बजट फरवरी में आना चाहिए था, लेकिन क्राइसिस होने के कारण फरवरी की जगह अब ये बजट जुलाई में अनाउंस किया जाता है। और ये बजट बड़ा ही खास था इंडिया के लिए, क्योंकि इसी बजट ने इंडियन इकोनॉमी का गेम चेंज करके रख दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट में एलपीजी
पॉलिसी लॉन्च की, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। लिबरलाइजेशंस यानी कि सरकार ने कंपनियों पर लगे रेस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया। प्राइवेटाइजेशंस में सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया गया ताकि सरकारी खर्चे को कम किया जा सके। और ग्लोबलाइजेशंस में इंडियन इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया गया जिससे इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। लेकिन ग्लोबलाइजेशंस में एक पॉलिसी रखी गई कि जो भी फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है उसमें कम से कम 51% हिस्सा भारत की किसी कंपनी का होना चाहिए। और यही कारण था कि उस समय कोई भी अकेली विदेशी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, उसे किसी न किसी भारतीय कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करना पड़ता था। और इसीलिए हीरो और होंडा मिलकर हीरो होंडा बनी, मारुति और सुजुकी मिलकर मारुति सुजुकी बनी। नेक्स्ट स्टेप में लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया कि अब कंपनी शुरू करने के लिए आपको एक लंबे पेपर वर्क और ज्यादा गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इजी स्टेप में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही जो लिमिटेड प्रोडक्शन का कानून था उसे भी समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर सकती थी। इंपोर्ट ड्यूटी को 220% से घटाकर 150% किया गया। साथ ही 1991 से पहले सरकार ने एक लिस्ट बना रखी थी, आप उन्हीं प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते थे और बाकी के प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने पर बैन लगा हुआ था। लेकिन 1991 के बाद इस कंडीशन को बदला गया, अब कुछ प्रोडक्ट पर बैन रखा गया, बाकी आप सभी चीजों को इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया में इंपोर्ट बढ़ा और चीजें ज्यादा सस्ती मिलने लगी और इकोनॉमी को एक गजब का बूस्ट मिला। 1991 से पहले ऐसे कई सारे सेक्टर थे जिसे सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया था, लेकिन 1991 के बाद काफी सारे सेक्टर को इस रिस्ट्रिक्शन से हटा दिया जाता है, लाइक टेलीकॉम सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और फार्मा इंडस्ट्री वगैरह, जिससे अब फॉरेन कंपनी और देश के इंडस्ट्रियलिस्ट इन कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। और यही कारण है कि आज जियो, एयरटेल और TCS जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में स्टेब्लिश हो पाई। और इन बदलावों को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़े ही क्लियरली 1991 के बजट में बोला था। और बजट के अंतिम में मनमोहन सिंह ने बड़ी ही शानदार सी 4 लाइनें बोली थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये सब डिसीजंस लेने के बाद इंडियन इकोनॉमी में गजब का बूस्ट देखने को मिलता है। 1991 के दिसंबर में इंडिया अपना गिरवी रखा सोना भी छुड़वा लेता है और तब जाकर देशवासी एक चैन की सांस लेते हैं। साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जानते थे कि देश में इतनी सारी नई कंपनियां आएगी और इतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा तो इन्हें सेफ रखना भी बहुत ही जरूरी होगा और इसीलिए सेबी बनाई जाती है। हालांकि सेबी की शुरुआत 1988 में ही हो गई थी, लेकिन 1992 में डॉक्टर मनमोहन सिंह इन्हें स्पेशल पावर देते हैं जिससे सेबी हर कंपनी पर अपनी नजर रख सके ताकि देश में कोई भी अनहोनी नहीं हो। और दोस्तों फिर तो 1991 के बाद इंडिया ने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि कैसे 1991 के बाद इंडिया की GDP का ग्राफ सर्किट के साथ में ऊपर गया है। और आज आप जो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनियां देखते हैं वो इसी 1991 क्राइसिस के बाद की बदलती तस्वीर है। और 1991 के क्राइसिस को संभालने का सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन आप इस वीडियो को किसी पॉलिटिक्स पार्टी या फिर राजनीति से जोड़कर ना देखें। हमारा काम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना है, ना कि किसी पार्टी के गुणगान गाना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको गुजरात केस स्टडी का वीडियो भी जरूर देखना चाहिए, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि गुजरात भारत का सबसे फास्टेस्ट डेवलप स्टेट कैसे बना। तो गुजरात का वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।